इस समय देश में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी ओबीसी कम्युनिटी और सोशल जस्टिस और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो जस्टिस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इस सवाल को से अभी वो जूझ रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं कि ये क्या मतलब हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं इसको दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है इस पूरे मामले को। एक तो हम ये कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकली देखें कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की हिस्ट्री कहाँ शुरू होती है और हम कहाँ पर हैं। दूसरा जिसको कि हम नॉन लिनियर तरीके से हम कर सकते हैं कि अभी मॉडर्न स्थिति, ताजा स्थिति कहाँ पर है, और इसके बाद हम इसके पीछे की तरफ एक एक आप स्टेप की तरफ पीछे की तरफ देख सकते हैं कि इसकी जेनेसिस कहाँ है। तो मैं लीनियर तरीका अपनाता हूँ कि हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है और हम यहाँ पर हैं, सो दैट एक आपको सिंपल तरीके से चीजों को देख सकें, क्योंकि आप नॉन लिनियर में बहुत आप हॉप करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। इस बीच में अगर किसी के पास कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो फेसबुक वगैरह पर अगर कोई कमेंट पे आता है तो हम लोग उस पर अप्रोच कर लेंगे सवाल को। तो भारत में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत वैसे तो 1835 में हुई है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। और 1835 में जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आज इसको हम जानते हैं, और जो उस समय बंगाल मेडिकल कॉलेज नाम से एक उस समय एक्ट तो नहीं होता था, वो उन्होंने एक घोषणा के जरिए उसकी स्थापना की थी। और कॉलेज स्ट्रीट में वो उस समय वो शुरू हुआ था। तो उस समय के मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो उस समय के जो वहाँ इंडियन जो कॉम्प्राडोर या जो ये जो जिन सोशल क्लासेस या इकोनॉमिक क्लासेस के साथ मिलकर रूल करते थे, ऑब्वियसली उन्हीं के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे। तो जो पहले तीन जो एम्प्लॉयज हुए उस मेडिकल कॉलेज के, वो आप अगर देखें उनके नाम तो मधुसूदन गुप्ता, नवकृष्ण गुप्ता और रामेश्वर अवस्थी, ये तीन लोग पहले तीन भारतीय कर्मचारी वहां पर नियुक्त होते हैं। और इसके अलावा तीन ब्रिटिश प्रोफेसर वहां पर आते हैं 1835 में। 1835 में जो फर्स्ट बैच वहां पर जो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए आता है, उसके क्लासेस 1 जून 1835 में शुरू होता है। और उसकी हिस्ट्री आपको एक रिसर्च पेपर है शंकर नाथ का, उसको आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है 1 जून से कायदे से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगले 6 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। अब ये बहुत फनी है, बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत हास्यास्पद है कि 6 महीने तक पढ़ाई क्यों नहीं हुई। वो पढ़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो ऑब्वियसली सारे, संजोग हो सकता है या क्योंकि वही क्लास ब्रिटिशर्स के आसपास था और थोड़ी बहुत इंग्लिश एजुकेशन तक उनकी एंट्री थी और सारी पढ़ाई इंग्लिश में होनी थी, तो सारे हिंदू अपर कास्ट के लोग ही उसमें एडमिशन लिए थे। और वो डेड बॉडी नहीं छू सकते थे, क्योंकि डेड बॉडी नहीं छू सकते थे, कैडेवर नहीं टच कर सकते थे, तो इसकी वजह से एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं हो सकती थी उस बैच में। और इसलिए 6 महीने तक वहां पर पढ़ाई नहीं हुई। जो फर्स्ट पेपर था वो ह्यूमन एनाटॉमी का था, शरीर विज्ञान का, और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ जो स्क्रिप्चर्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप डेड बॉडी टच करें, फिर आप यूरिन टच करें, स्टूल टच करें, फिर आप मेंस्ट्रुएट करते हुए कोई मतलब रजस्वला महिला को टच करें। ये सब आपके लिए, क्योंकि रिलीजन अलाउ नहीं कर रहा था, तो 6 महीने तक पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद 10 जून का डेट है 1836 का, जबकि पहली बार मधुसूदन गुप्ता जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो उन्होंने वहां पर एडमिशन भी लिया था मेडिकल में, उन्होंने पहली बार एक डेड बॉडी को वो काटने के लिए, वो जीरा लगाने के लिए गए, और प्रोफेसर एच गॉडियव जो थे वो उनके साथ गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत बड़ा जश्न मनाया और तोप के गोले छोड़े गए थे वगैरह वगैरह। ये हिस्ट्री है, छोड़ देते हैं इसको, बहुत डिटेलिंग इसमें जाने की जरूरत नहीं। आजादी के बाद क्या होता है, हम सीधे अब जंप करते हैं, एक लंबा जंप 1835 से लेके 1947 का, मतलब एक समझिए ऑलमोस्ट 110 साल का एक जंप लेकर हम वहां आते हैं। आजादी के बाद का मेडिकल एजुकेशन का जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला ये था कि राज्यों के भी मेडिकल कॉलेज होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने मेडिकल कॉलेज चलाएगी। तो डुअल एक फॉर्मेट बना
और राज्यों के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे या वो अपने उनके टूल्स या मॉडलिटीज होंगे जिसके जरिए वो अपने स्टूडेंट्स लेंगे, और केंद्र सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें केंद्र सरकार अपनी परीक्षाओं के जरिए लेगी। किसी किसी राज्य में जो 12th का जो नंबर होता था उसके बेसिस पे कहीं के एंट्रेंस के जरिए एडमिशन होता था। यहाँ तक एक देखेंगे तो आप लीनियर है। इसमें सिर्फ जो एक आपको डिसरप्शन है वो ये है कि आजादी के बाद आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लागू हो गया था, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स आने लगे। लेकिन बाकी की जो सारी सीटें थी खासकर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में तो ओबीसी रिजर्वेशन बिल्कुल ही नहीं था। कुछ राज्यों में ओबीसी रिजर्वेशन थे, जो जैसे अब तमिलनाडु में बहुत पहले हो गया था, मैसूर स्टेट था जो कर्नाटक जिसमें बाद में बना, वहां था। महाराष्ट्र में कुछ रिजर्वेशन था। तो कुछ राज्यों में ओबीसी के लोग थे, और अदरवाइज बाकी सीटें जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी या उसको आप ट्रुथ के हिसाब से देखें तो आप उसको अपर कास्ट कैटेगरी, कुछ भी आप उसका नाम दे लीजिए, नोमेनक्लेचर कर दें, जिसमें कि कहने को ओबीसी भी जा सकते थे। ओबीसी कैटेगरी उसमें बनी नहीं थी, मंडल कमीशन ऑब्वियसली नहीं आया था, तो कोई भी उसमें जा सकता था, जो कि इंडियन सोशल सिस्टम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसमें एंट्री किन किन की हो पाई थी। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन पैसा देने वाला प्रोफेशन है, फॉरेन में आप जा सकते हैं, उसके अलावा अपने नर्सिंग होम खोल सकते हैं, तो एक पावर और पैसा चूंकि था, तो एक डोमिनेशन जो आजादी से पहले और 1835 में ही आप उस क्लास का कंपोजिशन देखें, उस जो क्लासरूम का कंपोजिशन देखें उस समय मेडिकल कॉलेज का, लगभग वो कंपोजिशन आपका 1947 तक चला। और उसका थोड़ा सा डिसरप्शन आता है कि SC/ST के भी टीचर्स स्टूडेंट्स आने लगे हैं। और ये स्ट्रक्चर चलता रहता है कब तक, जाके 1984 तक। 1984 में एक और डिसरप्शन आता है, एक और आपका डिपार्चर होती है, जो आपका मतलब सिचुएशन बदलता है। और ये होता क्या है कि 22 जून 1984 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है प्रदीप जैन केस में, और इसमें पहली बार ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, का जो प्रपोजल था वो मान लिया जाता है कि राज्यों को अपनी 50% सीटें सेंट्रल पूल में देनी चाहिए। तो राज्यों के पास टोटल जितनी सीटें थी, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली कि इनके पास 1000 सीटें हैं, इसमें से 500 सीटें आपको सेंट्रल पूल में दे देनी है। अब सेंट्रल पूल में आपके पास जो अपने कॉलेज है उनकी सीटें हैं, और आपको 50% यहां से उठ के यहां आ गया। अब इसके लिए जो ऑल इंडिया पीएमटी होता था नीट से पहले, तो इसके जरिए फिर आप जो टोटल सेलेक्ट होते थे, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज भरे जाते थे, और यहां से 50% जो सेंट्रल पूल में जाता था, यहां से बाकी राज्यों के मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे। इसके पीछे रैशनल ये था कि राज्यों के मेडिकल कॉलेज में पूरे देश के बच्चे जाने चाहिए। कुछ राज्यों में मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, बिहार वगैरह में, यूपी में, इवन उस समय और कई सारे राज्य, मध्य प्रदेश वगैरह में, तो यहाँ के बच्चे डिप्राइव्ड हैं, कम इनको मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, तो साउथ के राज्यों में ज्यादा है, तो यहाँ के बच्चे हम साउथ के कॉलेजेज में भेजेंगे, और सारे राज्य के बच्चे सब राज्य में पढ़ेंगे, तो एक अच्छी होमोजिनिटी आएगी, ये सारा आइडिया था। लेकिन ये जो 50% सीटें राज्यों से उठाकर सेंट्रल पूल में डाला गया, इनको जब वापस राज्यों में भेजा जा रहा है, तब इसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। तो अब जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली तमिलनाडु से 1000 सीटें राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल में गई, लेकिन 1000 जब वो मेडिकल कॉलेज में वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इफेक्टिवली जो तमिलनाडु का ओबीसी रिजर्वेशन है वो 50% हो गया। अभी राज्यों में काफी इसको लेकर विरोध हुआ कि हमारी सीटें आप ले जा रहे हैं, चलिए ले गए, और उसमें आप अगर रिजर्वेशन के वापस दे दे रहे हैं, ना SC का रिजर्वेशन, ना ST का रिजर्वेशन, ना ओबीसी का रिजर्वेशन, तीनों रिजर्वेशन नहीं है, इवन फिजिकली चैलेंज का भी रिजर्वेशन नहीं है। तो इसको लेकर काफी लिटिगेशन वगैरह चलता रहा। एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और अभयनाथ केस आप सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं, डेट से भी सर्च कर सकते हैं, 31 जनवरी 2007 को जो अभयनाथ केस है, इसमें उसमें बालाकृष्णन उस बेंच में थे, जस्टिस बालाकृष्णन, उन्होंने एक फैसला दिया कि जो राज्यों की सीटें केंद्र के पूल में गई थी, वो जब वापस राज्यों को लौट रही हैं, तो उसमें SC और ST का रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर फिर डिसरप्शन होता है, और जो यथास्थिति थी उसमें एक बदलाव आता है, और राज्यों को जो सीटें वापस जा रही हैं उसमें SC ST का रिजर्वेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है जो सीटें राज्यों को लौटती हैं सेंट्रल पूल से। ये इस समय की भी स्थिति है। तो 2007 में जो स्थिति बनी
2007 की स्थिति क्या है कि राज्यों के मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, राज्यों के मेडिकल कॉलेज से सीटें पूल होकर सेंट्रल पूल में जा रही हैं। टोटल सेंट्रल की जो पूल बन रही है वहां से कुछ सीटें सेंट्रल के मेडिकल कॉलेज में भरे जा रहे हैं और बाकी सीटें राज्यों के मेडिकल कॉलेज में लौटा दिया जा रहा है। जो लौटाया जा रहा है उसमें एससी और एसटी को कोटा दिया जा रहा है, ओबीसी को कोटा नहीं दिया जा रहा है। यही आज की स्थिति है। दिस इज द स्टेटस, मतलब यहाँ पर आज हम खड़े हैं, यही 2007 का जो ट्रुथ है वहीं पर हम खड़े हैं। इसके बाद इससे पहले एक चीज और होती है। 2006 में आप याद कीजिए कि अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे, उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे उसको, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो उसमें ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू हो जाता है। तो सेंट्रल एजुकेशन रिजर्वेशन एक्ट जो है 2006 ये लागू हो जाता है और इसकी वजह से सेंट्रल के जो शिक्षा संस्थान है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो जाता है। कायदे से इसी समय ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पर लागू हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर इस समय कांग्रेस की जो सरकार है वो इसको लागू नहीं करती है। तो कांग्रेस की सरकार दो जगह पर गलत काम करती है। 1984 में आप राज्यों का कोटा उठा के लाते हैं और राज्यों को जो देते हैं तब आप कोटा लागू किए बगैर देते हैं, पहली गलती। दूसरी, आपको 2007 में जब फैसला आता है वो, या 2006 में जब आपने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी कोटा लागू किया, वो आपने नीट में नहीं दिया। 2007 में जब आपके पास जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि एससी एसटी को लागू करो, तब आप लागू कर सकते थे ओबीसी रिजर्वेशन, यहाँ पर भी आपने लागू नहीं किया। तो तीन उस समय की जो गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अब इसके बाद दो तीन चीजें और होती हैं। इसके बाद आपको एक सलोनी कुमार हैं, ये गाजियाबाद की हैं, एमबीबीएस किए हुए, और ये अपने एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी कोटा लागू हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। रिट पिटीशन, वो आपको मैं बताता हूँ कितना नंबर है, वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। रिट पिटीशन नंबर 596 ऑफ 2005 कि ओबीसी कोटा लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ही नहीं करता है। 2006 में इस पर सेंट्रल अपना एफिडेविट डालता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट बैठा रहता है, कोई फैसला नहीं है। और इसको लेकर मोदी सरकार की भी कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भी डेट पर डेट मांगती है और इसको वो टालती चली जाती है। तो ओबीसी कोटा इस वजह से लागू नहीं होता है। इसी बीच में एक लिटिगेशन जो है वो मद्रास में फाइल होता है, मद्रास हाईकोर्ट में, जिसको चेन्नई बोलते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का नाम अभी मद्रास है, तमिलनाडु का हाईकोर्ट है। इसमें एक रिट पिटीशन नंबर 8324 फाइल होता है 2020 में, और इसमें मद्रास हाईकोर्ट एक फैसला देता है। अब मैं थोड़ा सा एक और जगह हॉप करता हूँ, एक जंप लेता हूँ, और अब मैं सीधे 2021 में आता हूँ। आप में से जिन लोगों के पास भी इस समय इस साल का नीट का नोटिफिकेशन मौजूद है, वो अगर आप खोल लें अपने वेबसाइट पर, नीट नोटिफिकेशन 2021 अगर आप डालेंगे तो आपका गूगल पे खुल जाएगा। इसमें आपको नोटिफिकेशन के में रिजर्वेशन वाला जो क्लॉज है वो 5.2 है नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसको आप देखिए, ये इस तरह का पेज कुछ दिखेगा। मैं अपने लैपटॉप आपको दिखाता हूँ सो दैट यू हैव बेसिक आइडिया कि ये पेज कैसा दिखता है। ये पेज 21 है, इस साल का नीट का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, राइट। ये नोटिफिकेशन आपको क्या बताता है? ये नोटिफिकेशन को मैं पढ़ रहा हूँ, वर्बेटिम पढ़ रहा हूँ, एज इट इज, एक एक शब्द। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज, मतलब ये एमबीबीएस और बीडीएस जो डेंटल कोर्सेज है इसका है। 5.2.1 रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। तो ये किस कोटे की बात कर रहा है? ऑल इंडिया कोटा की, जो स्टेट की सीटें उठाकर आपको ऑल इंडिया कोटा बनाया गया उसकी बात की जा रही है। अभी ये कोटा आपको क्या बता रहा है कि, नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स विल बी एज फॉलोज: एससी 15%, एसटी 7.5%, जो फिजिकली चैलेंज है पीडब्ल्यूबीडी उनका 5%, ये हॉरिजेंटल है, ये हेड कैटेगरी में ये सीटें बढ़ जाएंगी। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 27%, ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यहीं पर सारा खेल है। ओबीसी रिजर्वेशन ये लागू कर रहे हैं 27%, बट ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। स्टेट को जो आप वापस सीटें दे रहे हैं इसमें ओबीसी का कोटा लागू नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस 10%, ये भी आपको नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक लागू हुआ है, क्योंकि ओबीसी का जब नहीं दे रहे हैं तो आगे कैसे पढ़ेंगे। अब इसका एक नोट है, नोट को मैं वर्बेटिम एज इट इज पढ़ रहा हूँ, अंडर कोट: द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वाइड ऑर्डर डेटेड
2707/2020 in writ petition number 8324 of 2020 directed that a committee comprising the representatives of Director General of Health Services, Government of Tamil Nadu, Medical Council of India, and Dental Council of India will be constituted for providing the terms of implementation of OBC reservation in All India Quota Scheme for MBBS PG admission from next admission session, that is 2021-2022। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। मतलब ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि आपको ओबीसी कोटा देना है एमबीबीएस और पीजी एडमिशन में अगले साल में, कैसे देना है इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए और वो अपनी रिपोर्ट दे दे। सेकंड पैराग्राफ, the committee constituted in pursuance of the directions of Honorable High Court of Madras has submitted its report to the central government। कमेटी बन गई, रिपोर्ट आ गई। अगेन अंडर कोर्ट, after considering the report, the central government has decided to place the report of the committee before the Honorable Supreme Court in writ petition number 596/2015 titled Saloni Kumar and others versus Director General Health Services, wherein the issue as regards the implementation of 27% reservation in favor of candidates belonging to OBCs in All India Quota seats is pending, along with the stand of the Union of India to apply state-specific reservation for OBCs in All India Quota for final education of the matter. Last paragraph, under court. Therefore, the reservation to OBC candidates in state surrendered seats under All India OBC for the academic session 2020 shall be subject to the outcome of the case pending before the Honorable Supreme Court in writ petition number 596 of 2015। ये दो पैराग्राफ क्या कर रहा है? कह रहा है कि कमेटी आपने कहा हाईकोर्ट ने, हमने बना दी, कमेटी को रिपोर्ट देने की रिपोर्ट दे दी, हमने कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर लिया, लेकिन इसके बाद हम उसके आधार पर कोटा लागू नहीं करेंगे। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी, जाके सौंप दी सुप्रीम कोर्ट में, और 2015 से चल रहे एक केस में उसको क्लब कर दिया, क्लब करने के लिए कहा, जो 27% रिजर्वेशन विचार कर रही है, और जब तक उस केस में फैसला नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जब ये फैसला आ जाएगा उसमें जो भी होगा उसके हिसाब से जो होना है वो होगा। अब आज की तारीख में 15 जुलाई 2021 में हम यहाँ खड़े हैं कि ओबीसी का कोटा जो 2006 में अर्जुन सिंह के उस एक्ट के बाद, ओबीसी का रिजर्वेशन के एक्ट के बाद लागू हो जाना था, वो कोटा आज तक लागू नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस में डाल दिया है जो 2006 से धीमी रफ्तार से चल रहा है। उसमें 20 से ज्यादा डेट्स पर डेट पड़ रही हैं और सुनवाई हो रही है, एफिडेविट जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है वहां से। तो उस केस में डाल दिया। इसका मतलब ये केस अगले 10 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है। भारत में जुडिशरी का जो हाल है वो 20, 25, 30 साल कुछ भी चल सकता है। 50,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। टोटल 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है भारत में लंबे समय से। मतलब 2/3 कैदी ऐसे हैं जो जिनको अभी सजा भी नहीं मिली है। तो आप समझ रहे हैं भारत में जुडिशरी का क्या हाल है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं और केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि इसी तरह से हम इलेक्शन नहीं, इस बार का नीट करवा देंगे। तो इसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि ओबीसी का रिजर्वेशन बगैर लागू किए ऑल इंडिया कोटा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। और अगर इसका बहुत विरोध नहीं हुआ तो जो इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है उसके हिसाब से ओबीसी को कायदे से 50% सीटें मिलनी चाहिए। चलिए अब मान लेते हैं कि वो अभी जब सेटल होगा तब होगा, लेकिन 27% रिजर्वेशन जो न्यूनतम है, जो मिलना चाहिए, जिसको लेकर भारत में आम सहमति है, कोई उसको लेकर कोई विवाद नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं है, पार्लियामेंट उस पर सहमत है। भारत में आमतौर पर हर कास्ट के लोग इस बात को एक तरह से इस रियलिटी को स्वीकार कर चुके हैं कि 27% कोटा आ चुका है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर 27% ओबीसी कोटा लागू नहीं है। हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं और सारे पॉलिटिकल क्लास अपने अपने ढंग से इसको अप्रोच कर रहा है। तमिलनाडु की सरकार काफी विरोध कर रही है, इसके अलावा आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा तेजस्वी यादव का विरोध हम लोगों के सामने है। कांग्रेस ने भी अब जाके, सोनिया गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी है कि ओबीसी कोटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कई और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पोजीशन ली है अपनी कि दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसमें झुकने को तैयार नहीं है अभी तक का जो स्टेटस है। बल्कि जो इन्होंने एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, उसने भी कहा है कि लागू करिए, और उसका बहुत वाहवाही लूटी थी अगले पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है। आपने दर्जा तो दे दिया, लेकिन नेशनल कमीशन की आप जो भावना है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो एक तरह से एक ये सवर्ण अपीजमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4), 16(4) और 340 का वायलेशन है। और जो एक्ट है रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 2006, उसको भी वायलेट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी ये मान नहीं रहे हैं। तो एक बहुत अजीब सी स्थिति है, और इस बीच में हम सारे लोगों ने कोशिश की है कि इसको लेकर एक अवेयरनेस आए, और क्योंकि डाइवर्सिटी हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी होती है। भारत में जिस भी इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी नहीं है, वो उस इंस्टीट्यूशन का अगर आप हाल देखें तो आप समझ जाएंगे कि क्यों डाइवर्सिटी को इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसी या इवन कैपिटलिज्म में भी क्यों चेरिश किया जा रहा है आज की तारीख में। क्यों आपको नासा के अंदर भी डाइवर्सिटी का एक अलग उन्होंने कोटा बना रखा है, जिसमें कि इंडियंस वगैरह भी आप देख ही रहे हैं कि जाते हैं। आप नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके सबसे ऊपर में आपको डाइवर्सिटी का टैब मिलेगा कि हम किस तरह से डाइवर्सिटी लागू कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग सोशल ग्रुप से आए हुए लोग जब इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरसेक्शन पर आपको जो नॉलेज है वो बढ़ता है। इवन आपको जो मॉडर्न मेडिसिन है या आपको मॉडर्न साइंस है, ये इसका भी ग्रोथ तब होता है जबकि जब प्रोड्यूसिंग क्लासेज जो हैं उसकी यूनिवर्सिटी में जब वेस्टर्न एकेडमिया में एंट्री होती है, इसके बाद आप देखेंगे तो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। जो मतलब एक सुनार है रुंटजेन, उसने प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार किया, क्योंकि वो पीट कर वो लोहे को और सोने को पीट कर वो मतलब टाइपफेस बना सकता था। तो ये नॉलेज और प्रोडक्शन का जो कोरिलेशन है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे सोशल ग्रुप्स और सारे सोशल क्लास के लोग एजुकेशन और इस तरह के स्फेयर्स में रहें। मतलब ये सही मामले में एक डेमोक्रेटिक स्पेस की तरह नजर आए। तो सरकार क्योंकि इसके खिलाफ काम कर रही है, तो हम लोग यहाँ पर हैं आज की तारीख में और इस स्टेटस पर हैं। और क्या आगे करना है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इस तरह कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर हम लोग को बातचीत करनी चाहिए, और जितनी बातचीत होगी शायद कोई इसमें रास्ता निकलेगा। तो मोटे तौर पर मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने शेयर कर ली है। हालांकि इसमें इसको बहुत और भी बहुत निटिग्रिटीज हैं। आप इसके पिटिशंस वगैरह में जाएंगे तो जो 2084 का 1984 का जो केस है, इसको डिटेल में हम जा सकते हैं। इवन अवैनाथ केस को और देख सकते हैं। तो डिटेल्स हैं मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा उसकी उस तरह से कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। इस बीच में एक पंकज मंडल का केस और आया हुआ है, रिट पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आगे उसकी भी सुनवाई होनी, उसको क्लब कर दिया गया फिर सलोनी कुमार केस के साथ। तो ये स्थिति है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं, और कैसे होगा मुझे नहीं पता, इसके आगे क्या होता है। सरकार को ओबीसी का वोट तो चाहिए उसको तमाम वजहों से, और जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है कि हिंदू तभी बनता है जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है। जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में उन्होंने एक कहा है कि अदर समय में हिंदुओं की जो आइडेंटिटी है उसकी प्राइमरी आइडेंटिटी कास्ट है, और सिर्फ जब हिंदू मुस्लिम की बाइनरी बनती है उस कॉन्फ्लिक्ट के समय में ही हिंदू आइडेंटिटी इमर्ज होती है। तो सरकार एक तरफ तो बहुत कम्युनली चार्ज माहौल बनाकर सबको हिंदू बनाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ ओबीसी को सिंबोलिज्म दे रही है कि हमने ओबीसी का, जैसे नरेंद्र मोदी इलेक्शन के समय उनके स्पीचेस याद कीजिए कि तो हर तीसरे चौथे मीटिंग वो जब खास करके नॉर्थ इंडिया में होते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मुझे नीच कह दिया गया, मैं नीच हूँ, मैं नीच जात का हूँ। ये मतलब उनके रेटरिक में आप अगर देखेंगे तो लगातार ये एक एग्जिस्ट करता है। इस बार उन्होंने जो 27 ओबीसी मंत्री बनाया, तो सारे मीडिया हाउसेस में उनके कंट्रोल में, तो आप देखेंगे तो सबकी जाति बताई गई। तो ये उनका उस स्ट्रेटजी पे वो काम कर रहे हैं। ओबीसी का रियल एम्पावरमेंट नहीं करना, ओबीसी को सिंबलिज्म देना, ये उनकी स्ट्रेटजी है। तो दो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज जो हैं, वो एक तरफ अंबेडकर का आइडिया, दूसरे तरफ सावरकर और गोलवलकर का आइडिया, एक कॉन्फ्लिक्टिंग ये टोटल स्पेस में है। देखिए इनमें से आइडिया के लेवल पर कौन सा आइडिया प्रिवेल करता है, लेकिन ये मतलब लड़ाई चल रही। तो मैं अपना क्योंकि लगभग 40 मिनट हो गया मेरे इसका
9:44 हो गया, तो मैं अभी मोटे तौर पर इस समय इसको यहीं पर मतलब कंक्लूड करता हूँ। कोई अगर प्रश्न होगा तो शायद मैं जवाब दे पाऊंगा अपने लिमिटेड कैपेबिलिटीज में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने तो एक किताब भी लिखा है कि मीडिया हाउस का अंडरवर्ल्ड, तो आप बखूबी आपने जो भी अपनी बात रखी, आपने बताया भी किस तरीके से कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब मीडिया में ये जो मुद्दा है बन नहीं पा रहा। और अगर हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार रही है, पिछली सरकार भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार रही है। उनके पास ये मौका था कि जब हायर एजुकेशन में जब ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो वो लोग मेडिकल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। कर देते। लेकिन उन लोगों ने भी वो गलतियाँ की और उन गलतियों को भुनाने में आज भाजपा कहीं से भी पीछे नहीं हट रही। और जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से जो राज्यवार जो सीटें रही हैं मेडिकल कॉलेजेस की, उनको सेंटर में भेजा गया, फिर सेंटर से राज्य में भेजा गया। तो कहीं न कहीं ऐसा इसके पीछे एक साजिश भी हो सकता है कि उसको एक फ़िल्टर करने के लिए भेजा गया हो कि किन कारणों से वो जो ओबीसी की सीट है उसको ओबीसी का टैग हटा करके उसको ओपन कर दिया जाए। ओपन तो कहने मात्र का बस नाम है, यूआर कैटेगरी, लेकिन सब लोग जो आपने बताया भी कि उसकी जो रियलिटी है उसमें बस केवल वही है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को। तो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, इसमें चाहे एक चीज सिर्फ बीजेपी की मैं ऐड गवर्नमेंट करना हो, चाहूंगा मतलब कुल सतीश जी। मिला-जुला करके मंत्री हों, एक चाहे एक सांसद एक हों। एक एक जी, चीज सिर्फ ऐड करना जी चाहूंगा सर। कि ये जो टोटल नीट का फॉर्मूला बना है, ये सिर्फ कास्ट के लेवल पर जी, सबल्टन और एलीट को नहीं बांट रहा है। ये क्लास के लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सीटें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इसी नीट के जरिए दी जा रही हैं, जिसमें बहुत ऊंची फीस है, वो करोड़ों में जाता है टोटल खर्चा। उसमें आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कोटा, बिल्कुल। एनआरआई कोटा और करोड़ों ये की प्राइवेट सीटें। में जो सीटें जा रही हैं, ये ह्यूज नंबर ऑफ सीटें वहां पर सीट जो है वो वहां भेज दी जा रही है। और इनका जो मेरिट है ये शेड्यूल कास्ट के मेरिट से बहुत नीचे है। मतलब 100 नंबर तक का फासला है जो एनआरआई कोटा में ये एनआरआई कोटा के नाम पर वहां से पैसा लाकर यहीं के लोगों को घुमा फिरा कर वो ले जा रहे हैं। वो शेड्यूल कास्ट से बहुत नीचे के लेवल पर इनका मेरिट चला जा रहा है। तो ये एक तरह से ये सीटें भी अगर सरकारी तरीके से भरी जाएं तो इवन अपर कास्ट के भी जो लोग हैं उनको भी अगर ओबीसी कोटा लागू करने से कोई घाटा होना है तो ये घाटा यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्लास और कास्ट दोनों का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा देखिए ये कैसे नॉन एग्लिटेरियन है, क्योंकि आपने नीट की जो परीक्षा है इसका बेसिस क्या बनाया कि सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई का सिलेबस राज्य बोर्ड तो पढ़ते नहीं है। राज्य बोर्ड एकदम अलग सिलेबस पढ़ते हैं अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्यों में हालांकि अब दोनों को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अभी भी अलग है। अभी बिल्कुल सर। ये हो सकता है जैसे तमिलनाडु में हुआ कि ऑलमोस्ट टॉपर जो थी डॉक्टर अनीता, वो 98% मार्क्स उसको आया स्टेट बोर्ड में। और नीट की तैयारी क्योंकि वो सीबीएसई के हिसाब से करनी थी, कोचिंग में जाने के लिए उसको पैसा नहीं था, तो फेल कर गई। उसको उसने सुसाइड कर लिया, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल मर्डर कह सकते हैं। तो राज्य बोर्ड और लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेजेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और जो सीबीएसई का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं और जो कोटा और बाकी जगह जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं राजधानियों में आके, उनके लिए भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है ये। जैसे इस समय आपको डाटा है अवेलेबल, अभी मद्रास हाईकोर्ट में टेबल हुआ वो डाटा कि राज्यों के राज्य बोर्ड से इस समय मुश्किल से 15 से भी कम स्टूडेंट पिछली बार नीट में चुने गए। तो राज्य बोर्ड के स्टूडेंट मतलब जान भी लगा दें, अगर वो राज्य बोर्ड की पढ़ाई के बाद अलग से कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये उस तरह से भी डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत लेवल पर डिस्क्रिमिनेटरी है नीट असल में। इसलिए नीट को पूरे तौर पर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, या नीट को आप कम से कम हटा दीजिए, राज्यों को तय करने दीजिए ना। राज्यों पर प्रेशर डालना आसान होता है। आप अब एक आंध्र प्रदेश का एक विद्यार्थियों के सवाल कब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में कोर्ट में पहुंचे। हाँ, तो आप या तो उस मॉडल पे जाइए या फिर आप कम से कम नीट को आप इगलिटेरियन बनाइए। अभी ये बहुत ही एक्सक्लूशनरी, बहुत ही एलिटिस्ट है, जिसको आपने ये अपने आप में बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है कि आपने पूरे देश के लिए नीट का एक यूनिफॉर्म एग्जाम लागू किया और पूरे देश में अलग अलग बोर्ड अलग अलग सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और आपने सीबीएसई को आपने बेस सिलेबस बना दिया आपने नीट का, तो राज्य बोर्ड के विद्यार्थी तो गए। तो ये मतलब इस तरह के भी अत्याचार इसमें है।